आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं हल करना और देखते हैं पहला प्रश्न। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी 1826 ईस्वी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया अपभ्रंश भाषा, ही विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे आचार्य हेमचंद्र, विकल्प सी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है कि अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा, जबकि ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश का जो योग है वह पिंगल कहलाता है। ब्रज के साथ अपभ्रंश का जब योग बनेगा तो पिंगल भाषा होगी और राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से पिंगल भाषा का बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है। तो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई मुकरियां, पहेलियां और दो सुखन खड़ी बोली में लिखे गए हैं, विकल्प ख इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। तो रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है उसको कहा जाता है खड़ी बोली, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने ब्राह्मी लिपि, विकल्प सी चयनित किया है तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की स्थिति का काल क्या रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो स्थिति रही है उसका समय काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक विचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था। तो जवाब हो जाएगा इसका हिंदी व्याकरण, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि आपकी वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग होने वाली रचना
विद्यापत की, इसमें से हो जाएगी आपकी कीर्तिलता। विकल्प आपका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ जो लिखा गया है, यह नलिनी मलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1888 ईस्वी में। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी मिस्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम हिंदी श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? विश्वनाथ द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? हरिश्चंद्री हिंदी का प्रयोग करने वाले हैं इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि गीला कहानी के लेखक कौन है? गीला कहानी के लेखक आपको बताना है, और गीला कहानी के लेखक अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प मुंशी प्रेमचंद्र को, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर जो समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। विकल्प इसका भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी रहस्यवाद। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? परिवर्तन नामक कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखे गए पल्लव कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? भिखारी दास द्वारा लिखी गई इसमें रचना काव्य निर्णय है। विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो जवाब हो जाएगा बोधा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी मतीराम तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने शिवराज भूषण विकल्प ए को चयनित किया है तो आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभु का चिट्ठा, इसका वर्ण विषय है लॉर्ड कर्जन के नौकरशाही पर चुपते व्यंग, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पर, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब आपने सेलेक्ट किया है अगर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण कृति के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण रहा है उनके कल्पना की समाहार शक्ति, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर के नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया ज्योतिष वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ है वह राम आज्ञा प्रश्नावली है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला रस कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए शांत रस तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति हिंदी नवरत्न में देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया था, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में जिन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं वे हैं सूर, तुलसी और जायसी, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल
कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर्बन माल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी कुंभन दास, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है, ऐसे रचनाकार कौन है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी कबीर दास। अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन सी हैं? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका और रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, और बी विकल्प अगर आपने चयनित कर लिया इसका तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या कितनी है? पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं, उपसंहार को लेकर के 58 सर्ग बन जाते हैं, तो 57 इसका ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक जो हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी की सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि कौन है? तो जवाब इसका बिल्कुल आप सही चुने होंगे बिहारी को, तो बिहारी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से अवतरित हैं? यह कामायनी की पंक्तियां हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के किस कविता का अंश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह नौका विहार से अवतरित पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है, भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा जी का है, जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व है, तो राम की शक्ति पूजा में निराला की दो कविताओं का सार तत्व है वह है जागो फिर एक बार और तुलसीदास, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग करने वाले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी अज्ञेय में। अगला प्रश्न है कि वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग और आंतरिकता का बताता है मैं महत्व, पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्म राक्षस, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो अकाल और उसके बाद नामक कविता लिखी गई है नागार्जुन द्वारा, विकल्प सी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भारतेंद्रकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो भारतेंद्र द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा जो है यह नाट्य साहित्य के अंतर्गत आता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखने वाले रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका इसमें से जो है वह महादेवी वर्मा है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? तो औरत के लिए औरत कृति की लेखिका है नासिरा शर्मा। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी कवि इसमें से कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम कवि इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है, न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो विकल्प गलती से ए मत ट्रिक कर दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किसे दिया गया? तो वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं कुंवर नारायण। विकल्प डी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम किस आचार्य का कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है कि नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवाकर में कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार। विकल्प डी इसका। स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है, और अगर आपने वीर रस का स्थायी भाव चयनित किया है उत्साह, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विकल्प डी अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोला माना जाता है, तो रोला सममात्रिक छंद होता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्र व्यंजन का निर्माण हुआ है, तो स्र व्यंजन का निर्माण श और र के योग से हुआ है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अकु विसर्जनीय कंठ। विकल्प अगर आपने कंठ ध्वनि के लिए सेलेक्ट किया है ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए तेल को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपने यमुना को सेलेक्ट किया है बी विकल्प को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मोहन हंसता है इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने अकर्मक क्रिया विकल्प सी चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह बहुत तेज लड़का है वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत क्या है? तो जवाब हो जाएगा बहुत जो है वह प्रविशेषण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए।
इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी व्यय को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो सूर्य का स्त्रीलिंग बनता है सूर्या, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है। अगर योग ऋण शब्द इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है दशानन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी विकल्प इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चीनी विकल्प ए सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 83 का अगर उत्तर आपने चयनित किया जलद, तो राइट आंसर है आपका, क्योंकि इसका अर्थ होता है बादल। देखिए जल के पर्यायवाची में अगर ज जुड़ता है तो कमल बनता है, और द जुड़ता है तो बादल होता है, बस इतना याद रखिएगा। जैसे पंख में ज जुड़ा तो यह कमल का पर्याय हो गया, लेकिन द जुड़ गया तो बादल हो जाएगा। इसी तरह से नीर है, तो नीर में अगर द जोड़ेंगे तो बादल बनेगा, ज जोड़ देंगे तो नीरज कमल हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अत शब्द का विलोम है। तो अत शब्द का विलोम अगर आपने अत का मतलब प्रारंभ, इत यानी समाप्त, विकल्प ए चयनित किया तो राइट आंसर है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए क्या प्रयोग होता है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए अगर आपने एक शब्द चयनित कर लिया है अस्त्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अंतःपुर कहते हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुकुट शब्द निम्न में से किस कोट का है। तो मुकुट शब्द इसमें से आपको बताना है, और मुकुट शब्द का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए तत्सम, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का रूप है। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम का रूप है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी गोधूम, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद आपको बताना है, और भगवत धन गीता, भगवत गीता अगर आपने बताया विकल्प सी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत के जो ईश हैं वे हैं जगदीश, अगर इसका विकल्प आपने बी चयनित किया है तो सही उत्तर आपने किया है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर का उदाहरण क्या होगा। तो लंबोदर शब्द का उदाहरण आपको बताना है, और लंबोदर शब्द का उदाहरण अगर आपने चयनित किया है बहुव्रीहि समास, विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें पैतृक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, और इसमें अगर आपने राइट आंसर विकल्प सी चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, और इसमें आव प्रत्यय अगर आपने बता दिया, सही उत्तर बताया है आपने। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर इसमें आपने विकल्प उपकार सेलेक्ट किया ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आज शायद आज वर्षा हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो शायद आज वर्षा हो, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कैसा शब्द है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया मिश्र वाक्य, तो सही जवाब आपने चयनित किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य इसमें से सही है, इसका आपको जवाब बताना है, और सही वाक्य इसमें फटाफट आप चयनित करिए।
बैल और बकरी घास चरते हैं, ये चरते हैं अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ बनेगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैमान लोकोक्त का अर्थ क्या होगा। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैमान लोकोक्त का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ यही होता है कि अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची का मिलान सूची से करिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोट का चयन करना है आपको। तो इसमें आपको सूची का मिलान कर लीजिए। कालिदास की रचना ऋतुसंहार है। इसके बाद भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी है और श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। इसमें कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर फटाफट आप चयनित करिए। तो आप जानते हैं प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर क्या बनेगा। इसका सही जवाब बनेगा विकल्प डी ऋतुसंहार। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम सभी रचनाएं कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं और इन्हें लघुत्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। आइए साथियों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती। तो महाकवि माघ द्वारा लिखी गई रचनाओं की संख्या जो है वह 1 है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति रूप क्या बनेगा और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया मम आवयो अस्माकम, विकल्प डी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कष्टापन्न शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा तत्पुरुष समास, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र काव्यधारा की कृति है। राष्ट्र काव्यधारा की कृति आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया इसमें भारत भाग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन। कोणार्क नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, कल्पित सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में कविताएं लिख। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है, अमृत राय उनके पुत्र थे। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात कौन है इसमें और इसका उत्तर अगर आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, ये विकल्प आप सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान रचना के रचनाकार कौन। नासिकेतोपाख्यान कृति सदल मिश्र द्वारा लिखी, विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति के विरोधी थे। सगुण भक्ति के विरोधी कौन थे और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कबीर को राइट आंसर। यह निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में और सूरदास तुलसीदास मीरा ये लोग सगुण उपासक हैं, राम भक्त हैं तुलसीदास, तो वहीं कृष्ण भक्त हैं मीरा और सूरदास।
इसमें दास्य भाव की भक्ति थी, तुलसीदास की वात्सल्य भाव या सखा भाव था, सूरदास का सखा भाव और मीरा की माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर अगर आपने चयनित किया है प्रशस्ति परक ई विकल्प को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि इसमें से एक जीवनी परक उपन्यास है, तो इसमें से जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर आपने चयनित किया विकल्प ए अंजन नयन, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है। ए लड़की के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कृष्णा सोबती, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। तो वर्षा वशिष्ठ चांद चाहिए नायिका है, ये विकल्प। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य वामन को, ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है। तो 8वां सर्ग नाटक के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिंह सेनापति किसका उपन्यास है। सिंह सेनापति उपन्यास के उपन्यासकार राहुल सांकृत्यायन है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है। जवाब हो जाएगा सरोज स्मृति, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र प्रयोक्ता कौन है। तो जवाब इसका हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्त किसकी रचना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्त कृति के रचनाकार आचार्य वामन हैं, विकल्प सी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। भोला राम का जीव व्यंग विधा की रचना है, विकल्प डी का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि फतांसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है। तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध में। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।